डिक्टेशन की 160 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव में कश्मीर के हालात पर चिंता व्यक्त की गई है और यह मांग की गई है कि राज्यपाल सहित संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन का काफ़ी बड़ा हिस्सा या तो आतंककारियों से भयभीत है या उनसे मिला हुआ है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना अनर्थकारी होगा। भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों को खतरनाक मानते हुए सरकार को इस संबंध में सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है। कार्यकारी मंडल के इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के हालात की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के संबंध में अपनी स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए। यह बात सही है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात ऐसे नहीं हैं जिनमें वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा सके, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि कश्मीर के लोग, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, भय मुक्त हों, अपने ही राज्य में विस्थापितों का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर ना किए जाएं। खेद की बात है कि कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढने में इस बुनियादी आवश्यकता को नज़रअंदाज कर रही है। राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात राजीव गांधी के कार्यकाल से निरंतर कही जाती रही है, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी, पूरे राज्य में हिंसा और भय का वातावरण बना रहे और राजनीतिक प्रक्रिया की चर्चा होती रहे, यह अपने आप में विरोधाभास है, जिसका प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। राज्य में आतंकवाद के चलते काफ़ी लंबा समय हो गया, जिससे राज्य की जनता और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को संन्यास भोगना पड़ा और सरकार में कोई चिंता दिखाई ना देना अपने आप में आश्चर्यजनक है। केवल इन परिस्थितियों के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान सरकार आतंककारियों को मदद कर रही है, लेकिन उसकी मदद कश्मीर में कैसे पहुंच रही है, यह तो जवाबदारी राज्य प्रशासन की और भारत सरकार की ही होनी चाहिए। कार्यकारी मंडल के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी या तो आतंककारियों से भयभीत हैं या फिर उनकी आतंककारियों से साठगांठ है। इसे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ महीनों पूर्व भारत में गृह मंत्री ने स्वयं ऐसे संकेत दिए थे। जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नीति में दृढ़ता का अभाव है। यह आरोप भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री स्वयं इस बारे में मौन रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह तो मानकर चलना ही होगा कि कश्मीर की समस्या के संबंध में भारत सरकार की स्पष्ट सोच नहीं है और ना इस दिशा में उसकी कोई कारगर योजना है। कार्यकारी मंडल के प्रस्ताव में उठाए गए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार के 3 वर्ष पूरे कर लेने के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य नरसिंह राव सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना बताया गया है। किसी भी सरकार की वर्षगांठ पर रैलियां आयोजित करने के संबंध में अलग अलग मत हो सकते हैं। शासन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक की सरकार ने भी ऐसे ही भव्य आयोजन किए थे, जिसकी आलोचना कई राजनीतिक दलों ने तो की ही थी। स्वयं कांग्रेस के लोग भी ऐसे आयोजनों को भौंडा प्रदर्शन मान रहे थे। प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ पार्टियों को अपने आक्रमण का केंद्र बनाया और कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे देश की जनता में अनावश्यक तनाव और टकराव का रास्ता खुल सकता है। प्रधानमंत्री यदि इस मौके पर इन विवादास्पद मुद्दों को नहीं उछालते तो रैली का उद्देश्य क्या पूरा नहीं होता। उन्होंने राम मंदिर न्यास के गठन की चर्चा करते हुए धर्मगुरुओं के आपसी मतभेद की चर्चा की। कांग्रेस की इस रैली में ये मुद्दे नहीं उठाए जाते तो अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि रैली का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना था। स्वयं प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए यह कहा कि
रैली का उद्देश्य उनकी प्रशंसा करना नहीं बल्कि पिछले 3 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों को पेश करना था। प्रधानमंत्री के भाषण से यह ध्वनि निकलती है कि पार्टी ने जैसे अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया हो। इस वर्ष के अंत और अगले वर्ष के शुरू में कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और उनके परिणाम कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भाषण में जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया उससे लगता है कि उनका यह भाषण अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने की आड़ में चुनाव अभियान की शुरुआत है। पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जोड़ तोड़ के सहारे वह लोकसभा में अपना बहुमत बना पाई है। राजनीतिक दृष्टि से यही उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अन्यथा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की नई नीतियों का आम लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। सरकारी दावों के बावजूद महंगाई पर कोई रोक नहीं लग पाई है। औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आया है। विदेशी पूंजी निवेश की चर्चा के हामी है, लेकिन उसके कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस स्वयं यह कहती है कि पार्टी की उदारीकरण की नीतियों के परिणाम सामने आने में समय लगेगा। लोकसभा में अपना बहुमत बनाने के अलावा ऐसी क्या ठोस उपलब्धि थी जिसके लिए बड़े प्रयासों से रैली आयोजित करने की आवश्यकता थी? यदि कुछ विपक्षी पार्टियों की नीतियां की भर्त्सना ही करनी थी या राम मंदिर के मुद्दे को उठाना ही था, तो इसके लिए ऐसा प्रयास क्यों किया गया? इन कामों के लिए तो कांग्रेस के सामने रोज मौके आते ही रहते हैं। असम में बोरो उग्रवादियों की उपलब्धियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार इन पर नियंत्रण पाने में विफल हो गई है। इसलिए बोरो प्रभाव के क्षेत्र के 7 जिलों में सेना तैनात की गई है और सेना ने उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन क्रांति के नाम से कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों जिले में उग्रवादियों ने 70 आदमियों के मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों को सरकारी सुरक्षा शिविरों में शरण दी गई थी, उन पर भी उग्रवादियों ने हमले किए हैं और सरकार आम लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर पा रही है। सेना ने हालांकि कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन समस्या का कोई न कोई स्थायी समाधान तो राज्य सरकार को और राज्य की जनता को ही खोजना होगा। असम की समस्या का मूल कारण बांग्लादेश से असम की सीमा में होने वाली अवैध घुसपैठ है। असम और बांग्लादेश की सीमा पर पर्याप्त चौकसी के अभाव में घुसपैठ का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में फैली भारी बेरोजगारी के कारण लोग काम की तलाश में भारतीय क्षेत्र में आते हैं और अस्थायी रूप से बस जाते हैं। राज्य और केंद्र सरकारें ना तो सीमा पर घुसपैठ को रोकने में कामयाब हो पाई हैं और ना ही विदेशियों को असम से बाहर निकाल पाई हैं। टकराव और उग्रवाद को इस वजह से भी बढ़ावा मिल रहा है। यह बहुत स्पष्ट है कि बोरो बाहुल क्षेत्रों में हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि राज्य सरकार के लिए उन पर काबू पाना कठिन हो गया है। ऐसी दशा में यह बहुत जरूरी था कि केंद्रीय सरकार समय रहते असम में हिंसा को रोकने का प्रयास करती। जातीय दंगे शुरू होते ही उन पर नियंत्रण कर लिया जाता तो शायद हालात इस हद तक खराब न होते जितने अब हो गए हैं। स्वायत्त शासी बोरो परिषद बनाने के बारे में बोरो उग्रवादियों के साथ सरकार का समझौता हो चुका है, लेकिन उस समझौते का कोई असर ही नहीं हुआ है। बोरो कबीले में अनेक गुट बने हुए हैं। इनमें से कुछ समझौतों को स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं। ऐसी दशा में जरूरत इस बात की है कि समस्त बोरो गुटों के नेताओं से वार्ता करके समस्या का कोई सर्वसम्मत समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। इसके विपरीत असम का प्रशासन ऐसी नीतियां अपना रहा है जिससे विभिन्न गुटों के बीच सामंजस्य के बजाय टकराव के हालात बन रहे हैं। असम सरकार विभिन्न गुटों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। जिन लोगों पर हिंसा, आगजनी और हत्या के आरोप हैं, उन्हें सरकारी संरक्षण मिल रहा है। ऐसी दशा में हिंसा पर अंकुश लगाने के बजाय उसे प्रोत्साहन ही मिल रहा है और हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में राज्य में केंद्रीय सरकार का दखल देना गैर वाजिब नहीं होगा। राज्य शासन में भी जातीय विद्वेष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और असम की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस से भी इससे मुक्त नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में असम के मामले पर बहस के दौरान वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा को भंग करने तक की मांग की थी। इसके पीछे यह मंशा थी कि राज्य सरकार चूंकि हालात पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इसलिए किसी न किसी रूप में केंद्र को वहां दखल देना चाहिए। 7 बड़े देशों की शिखर बैठक हर वर्ष की भांति कामकाजी और आपसी समझ बढ़ाने वाली रही है। बैठक के बाद जारी बयान यह दर्शाता है कि शिखर बैठक में विश्व की करीब करीब सभी
प्रमुख समस्याओं पर विचार हुआ और सातों देशों ने उन समस्याओं पर एकमत होकर अपनी नीति स्पष्ट की। भले ही आज वैसी समस्याएं नहीं हैं जैसी कि कुछ वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेमों में बटे होने के समय थी, जिनमें बड़े औद्योगिक राष्ट्रों के लिए एकमत कार्य नीति का निर्धारण जरूरी था। फिर भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए बिना किसी अपवाद के हर वर्ष बड़ी ताकतों की शिखर बैठक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक कारण इन बैठकों के आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दिया जाना भी है। इससे इन देशों को अपनी नीतियों के समन्वय और आपसी समझ का दायरा बढ़ाने का अवसर मिलता है। आर्थिक हितों को लेकर समूहबद्ध होने के जो भी अन्य प्रयास हुए हैं, उनमें कोई ऐसा नियमित नहीं हो पाया है। बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की शिखर बैठक में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद कोई उल्लेखनीय सहमति सामने नहीं आ पाई। राजनीतिक मुद्दों पर जहां सहमति का कोई अभाव देखने को नहीं मिल रहा है, आर्थिक मुद्दों पर मतों के टकराव को अति सरलीकृत घोषणाओं के जरिए ढांपा गया। शिखर बैठक में शामिल देशों में से कई मंदी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के बाद जारी बयान में मंदी से उबरने और अर्थतंत्रों में गतिशीलता लाने की बात कही गई है, किंतु उसके लिए किए जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। अपने हितों की रक्षा करने और अपने संकट को सुलझाने के लिए वजन दूसरों पर डालने की कोशिश की गई है। इस कोशिश का एक प्रमाण डॉलर की विनिमय दर के संकट को सुलझाने में उदासीनता के रूप में देखने को मिला। डॉलर की विनिमय दर में जबरदस्त कमी से अनेक देशों के समक्ष संकट पैदा हो रहा है। फिर भी इस समस्या को सुलझाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका ने तो ऐसी कोई समस्या होने से ही इनकार कर दिया है। विनिमय दर की समस्या के बार बार कई रूपों में सामने आने से यह धारणा बलवती हुई है कि जिस प्रकार व्यापार की शर्तों के नियमन के लिए गैट व्यवस्था है, वैसी ही कोई बहुपक्षीय व्यवस्था मौद्रिक सवालों पर विचार करने के लिए हो। लेकिन जब समस्या के अस्तित्व को ही नकारा गया तो समाधान का जिक्र क्यों और कैसे हो। अलबत्ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकार बढ़ाने का निर्णय किया गया, किंतु उसके प्रबंधक ढांचे को देखते हुए यह कहना कठिन है कि विकासशील देशों की ओर संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने का घोषित लक्ष्य किस हद तक पूरा हो पाएगा। मंदी के दौर से उबरने के एक पक्षीय उपायों के कारण अमेरिका का सबसे ज़्यादा लाभ में रहना लाजमी है। अमेरिका ने विनिमय दर का सहारा लिया है और जर्मनी में ऊंची ब्याज दरों का इस स्थिति से सर्वाधिक दुखी जापान अपनी राजनीतिक अस्थिरता और शिखर बैठक में आए प्रधानमंत्री की अस्वस्थता के चलते असरदार ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाया।